अगर आप Amazon, Flipkart पे ऑप्शंस देख देख के परेशान हो गए हो लैपटॉप के एंड आपको समझ नहीं आ रहा है कि CPU कौन सा लेना है, GPU कौन सा लेना है, भाई गेमिंग के लिए कौन सा बेस्ट है, कोडिंग के लिए कौन सा बेस्ट लैपटॉप है, देन आप सही जगह पे आए हो, क्योंकि ये वीडियो आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देगी एंड लास्ट में आप इतने केपेबल हो जाओगे कि अपने लिए एक परफेक्ट लैपटॉप आप चूज कर पाओ। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका पर्पस क्या है लैपटॉप लेने का। एंड यहाँ पे हम लोग मैक ओएस की बात नहीं करेंगे, हर कोई मैकबुक नहीं खरीद सकता, हम लोग स्पेसिफिकली विंडोज लैपटॉप्स की बात करेंगे। एंड लोग होते हैं तीन तरह के। सबसे पहले जिन्हें कोडिंग के लिए, स्टडी पर्पस के लिए या फिर ट्रेडिंग वगैरह करनी है, उसके लिए उन्हें चाहिए लैपटॉप। तो ऐसे लैपटॉप्स की जो बैटरी है वो ठीक ठाक होनी चाहिए एंड काफी रिस्पॉन्सिव लैपटॉप होना चाहिए। सेकंड कैटेगरी के लोग होते हैं जो बोलते हैं भाई हमें पढ़ाई के लिए लैपटॉप चाहिए, लेकिन एक्चुअल में लेते हैं वो गेमिंग लैपटॉप्स। जी हाँ, गेमिंग लैपटॉप्स पे आप कोडिंग भी कर सकते हो, लेकिन आपकी प्रायोरिटी अगर गेमिंग ही है तो ऐसे लैपटॉप्स में आपका मेन फोकस जीपीयू पे होना चाहिए। रियलिस्टिक इमेजेस एंड वीडियोस को जनरेट करने का काम आपका जीपीयू का ही होता है। थर्ड कैटेगरी के लोग होते हैं जिन्हें क्रिएटिव काम करना रहता है, जैसे क्रिएटर्स हो गए, वीडियो एडिटिंग करनी है, फोटोशॉप वगैरह करना है एंड या फिर 3D मॉडलिंग करनी है, माया, ब्लेंडर जैसे सॉफ्टवेयर सीखने हैं या फिर म्यूजिक कंपोज करने वाले सॉफ्टवेयर चलाने हैं। ऐसे काम के लिए आपका फोकस जीपीयू के साथ साथ सीपीयू पे भी होना चाहिए, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द वर्क आपका सीपीयू करता है, जीपीयू का काम आपका रेंडरिंग के टाइम होता है। अब आप इन तीनों में से ही एक कैटेगरी में जरूर आते होंगे। शुरू करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, वो है सीपीयू, क्योंकि जब आप लैपटॉप देखना शुरू करते हो आप देखते होंगे कि आप प्रोसेसर के नाम लिखे रहते हैं एंड आपको समझ नहीं आता है कि कौन सा प्रोसेसर ज्यादा बेटर है आपके बजट के अकॉर्डिंग। सीपीयू की दो ही कैटेगरीज है, इंटेल की आई सीरीज एंड एएमडी की राइजन सीरीज। इंटेल और एएमडी दोनों में ही देख सकते हो कि 3, 5, 7, 9 ऐसे नाम है। 3 सबसे कम लेवल की परफॉर्मेंस देता है, 9 सबसे हाई लेवल की परफॉर्मेंस देता है एंड इसी हिसाब से आपका प्राइस भी इंक्रीज हो जाता है। बट 2024 के स्टार्टिंग से इंटेल ने आई सीरीज के अलावा एक और सीरीज निकाली है कोर अल्ट्रा नाम से। इसमें आपको अल्ट्रा 5, अल्ट्रा 7, अल्ट्रा 9 के सीपीयूज दिख जाएंगे एंड यस ऑफ कोर्स अल्ट्रा 9 अल्ट्रा 5 से ज्यादा पावरफुल है। कोर अल्ट्रा सीरीज ऐसे लोगों के लिए बनाई गई है जिनको एआई रिलेटेड काम करने हैं, जनरेटिव एआई पे काम करना है, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, क्योंकि इन चिप्स को बनाने में न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट का यूज हुआ है जो आपको पहले एप्पल के चिप्स में दिखते थे। जैसे जीपीयू का काम होता है ग्राफिक्स को एक्सिलरेट करना, वैसे ही एनपीयू का काम होता है न्यूरल नेटवर्क ऑपरेशंस को एक्सिलरेट करना। अब हम वापस से अपने इंटेल आई सीरीज एंड एएमडी राइजन सीरीज पे आ जाते हैं, क्योंकि दोनों की ही नेमिंग स्टाइल में पता चलता है कि इनकी कैपेबिलिटीज क्या है। इंटेल की नेमिंग में देखोगे तो आपको 4th 5th डिजिट बताती है कि ये किस जनरेशन का प्रोसेसर है। 14th सीरीज इस टाइम पे लेटेस्ट चल रहा है। जनरेशन जैसे जैसे आगे बढ़ता है फैब्रिकेशन प्रोसेस चेंज होता है, चिप ज्यादा और एनर्जी एफिशिएंट, पावर एफिशिएंट बन जाती है, न्यू टेक्नोलॉजी बेस्ड होती है एंड अगर आप 2024 में लैपटॉप बाय करने जा रहे हो तो 12th जनरेशन के नीचे के लैपटॉप्स मत लेना। थर्ड और सेकंड डिजिट को देखो, ये डिजिट तब काम आता है जब 2 सीपीयूज एक ही जनरेशन के हों। ये नंबर जितना ज्यादा बड़ा होता है, क्लॉक स्पीड में थोड़ी वेरिएशन है, जितना हाई नंबर उतना ज्यादा पावरफुल आपका सीपीयू। एंड लास्ट में आपने अल्फाबेट देखा होगा, एच का मतलब होता है हाई परफॉर्मेंस लैपटॉप्स एंड इससे भी ऊपर आता है HX, HK, जो H से भी ज्यादा पावरफुल होते हैं। इससे नीचे आपको P मिलेगा, थिन एंड लाइट लैपटॉप्स के लिए होता है एंड ये ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस देता है। देन लास्ट में आपने देखा होगा कि U वाले भी आते हैं, ये बैटरी ओरिएंटेड होते हैं, ये परफॉर्मेंस ओरिएंटेड नहीं होते हैं। तो HX सबसे पावरफुल होता है, U सबसे लीस्ट पावरफुल होता है। तो अगर आपको कोडिंग करनी है, स्टडी पर्पस या ट्रेडिंग पर्पस के लिए लेना है तो मैं कहूंगी कि अगर आपके पास बजट है तो प्लीज U को अवॉइड करिए, आप P के साथ जा सकते हो। एंड अगर आपको गेमिंग करनी है तो आपको H से बिलो तो जाना ही नहीं चाहिए, H, HX, HK ये ले सकते हो। एंड अगर आप क्रिएटर हो तो ट्राई करना कि HX, HK ये लो। राइजन लैपटॉप्स में 4th डिजिट जनरली बताता है कि कौन सी सीरीज चल रही है। करंटली 8000 सीरीज लेटेस्ट चल रही है। जैसे इंटेल की जनरेशन होती है वैसे ही यहाँ पे सीरीज होती है एंड कोशिश करना कि अगर आपको AMD राइजन वाले लैपटॉप चाहिए तो 7000 सीरीज से नीचे मत जाना। थर्ड नंबर बताता है सेगमेंट कौन सा है, राइजन 3 है, राइजन 5 है या राइजन 7 है। सेकंड लेटर बताता है कि आर्किटेक्चर कौन है। करंटली Zen 4 ज्यादा लेटेस्ट चल रहा है, फैब्रिकेशन प्रोसेस डिफरेंट है, ज्यादा एफिशिएंट है, तो Zen 4 Zen 3 से ज्यादा पावरफुल होगा। जो फर्स्ट लेटर है वो सेम सेगमेंट में डिसाइड करता है कि कौन सा ज्यादा पावरफुल है, कौन सा कम पावरफुल है।
ज्यादा बड़ा नंबर मतलब ज्यादा पावरफुल। यहाँ पे भी आप लास्ट में अल्फाबेट देखोगे। HX सबसे पावरफुल होता है एंड क्रिएटिव लोगों के लिए HX ही बेस्ट है। गेमिंग के लिए HX और HS आप ले सकते हो एंड सबसे लीस्ट पावरफुल होता है U बैटरी ओरिएंटेड। CPU में दो फैक्टर्स और होते हैं। सबसे पहला फैक्टर क्लॉक स्पीड, ये नंबर जितना हाई होता है उतना अच्छा है। इससे ये पता चलता है कि CPU की कैपेबिलिटी क्या है, इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करने की पावर क्या है 1 सेकंड में। अगर आप फर्स्ट कैटेगरी में आते हो तो 3.5 गीगाहर्ट्ज से लेके 4 गीगाहर्ट्ज तक वाले क्लॉक स्पीड को कंसिडर करना। गेमिंग के लिए 4 से 4.5 एंड क्रिएटिव लोगों के लिए भाई 4.5 से ऊपर देखोगे। जितना भी ज्यादा ऊपर मिल जाए 5.5 उतना बेस्ट है। CPU में दो और चीज होती है, थ्रेड्स एंड कोर्स। CPU के आर्किटेक्चर को देखोगे तो उसमें आपको दिखेगा कि परफॉर्मेंस कोर्स होती है, एफिशिएंसी कोर्स होती है। सीधी सी बात है, कोर्स जितना ज्यादा होगा परफॉर्मेंस उतनी ज्यादा होगी। कोर्स को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं थ्रेड्स में। यहाँ पे भी थ्रेड्स जितने ज्यादा होंगे परफॉर्मेंस उतनी ज्यादा होगी। अगर आप फर्स्ट कैटेगरी में आते हो तो 6 कोर्स तो होने ही चाहिए। गेमिंग के लिए आपके पास 6 to 8 कोर्स तो होने ही चाहिए। क्रिएटिव काम में मिनिमम 8 कोर्स वाला लैपटॉप तो होना चाहिए। अगर आपके पास बजट वाला इशू है तो आप Amazon या Flipkart या फिर किसी भी ब्रांड स्पेसिफिक साइट पे जाके देख सकते हो कि आपके बजट के अकॉर्डिंग कौन से लैपटॉप्स मिल रहे हैं, उनका CPU क्या है। देन आप कंफ्यूज हो जाओगे, यार i5 में 13th जनरेशन मिल रहा है, i7 में 12th जनरेशन मिल रहा है, बेटर कौन सा रहेगा। इस केस में आप ये कर सकते हो कि दोनों के जो CPU के नाम है वो आप ऑनलाइन कंपेयर कर सकते हो। nanoreview.com जैसी साइट्स काफी अच्छी साइट्स हैं, आप कंपेयर कर सकते हो कि कौन सा ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस देता है। या फिर आप nanoreview.net Cinebench R23 स्कोर पे जाओगे, तब आप देखोगे कि जितने भी CPU है लैपटॉप रिलेटेड सबकी लिस्ट दी हुई है। मतलब सिंगल कोर परफॉर्मेंस, मल्टी कोर परफॉर्मेंस, क्लॉक स्पीड, कोर थ्रेड, आप देख सकते हो। सिंगल कोर परफॉर्मेंस मतलब कि आप अगर आप वेब ब्राउजिंग कर रहे हो, मल्टीमीडिया देख रहे हो एक टाइम पे, या फिर डॉक्यूमेंट एडिट कर रहे हो, उस केस में वो काम आता है। लेकिन अगर आपको वीडियो एडिटिंग करनी है, गेमिंग करनी है, साथ में फोटोशॉप करना है, ऐसे कामों के लिए आपको मल्टी कोर स्कोर देखना चाहिए। अगर आपको बिजनेस एंड ऑफिस के कामों से रिलेटेड लैपटॉप चाहिए जिसपे आप कोडिंग भी कर पाओ, तो आपने देखा होगा कि इंटेल ईवो एडिशन वाले लैपटॉप्स आते हैं। अब इंटेल ईवो का ठप्पा लैपटॉप पे तभी मिलता है जब ये लैपटॉप जो है ना कुछ क्राइटेरियाज को फॉलो करते हैं, जैसे कि चार्जिंग स्पीड क्या है, फिंगरप्रिंट सेंसर है कि नहीं, या वेबकैम की क्वालिटी क्या है। एंड बिलीव मी, ये लैपटॉप्स प्रोडक्टिविटी एंड मोबिलिटी के मामले में बेस्ट होते हैं। बेझिझक आप ऐसे लैपटॉप को ले सकते हो। अब आते हैं जीपीयू पे, तो ये दो तरह के होते हैं, इंटीग्रेटेड और डेडिकेटेड। मिड रेंज लैपटॉप्स देखे होंगे आपने, उसमें इंटीग्रेटेड जीपीयू ज्यादातर आते हैं जिनको मदरबोर्ड में ही सीपीयू के साथ बंडल कर दिया जाता है। अगर आपको कोडिंग करनी है या मूवीज देखनी है, थोड़ी सी वेब ब्राउजिंग करनी है, ये सारे काम आप इंटीग्रेटेड जीपीयू के साथ कर सकते हो। एंड अगर आपको कोडिंग लैपटॉप चाहिए तो इंटेल Iris Xe से काम आपका हो जाएगा। लेकिन इंटेल ने Arc Pro भी निकाला है जो कि कंपैटिबल है कोर अल्ट्रा प्रोसेसर्स के साथ ही, तो AI रिलेटेड काम आपको करने हैं तो आप इस जीपीयू के साथ जा सकते हो। नाउ अगर आपको गेमिंग करनी है, एडिटिंग जैसे क्रिएटिव काम करने हैं, उस केस में आपको डेडिकेटेड जीपीयू चाहिए। और डेडिकेटेड जीपीयूज में आपको दो वैरायटी मिलती है, एक है AMD के जीपीयूज मिलते हैं एंड दूसरा NVIDIA के जीपीयूज मिलते हैं। नाउ मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि आप AMD के जीपीयूज को अवॉइड करो एंड NVIDIA के जीपीयूज को पकड़ो। NVIDIA के जो जीपीयूज हैं वो ज्यादा सुपीरियर होते हैं, इसमें DLSS एंड रे ट्रेसिंग जैसी टेक्नोलॉजी रहती है, तो आपको AMD नहीं देगा। अब ये टेक्नोलॉजी यार बहुत यूजफुल है जब आप वीडियो रेंडरिंग करते हो उस केस में, या फिर गेम्स में रियलिस्टिक इमेजेस को जनरेट करने में काफी हेल्पफुल है। एंड अगर आप मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग जैसी चीजों में हो तब भी NVIDIA के GPUs ज्यादा सुपीरियर हैं, क्योंकि जैसे सॉफ्टवेयर टूल्स हैं, CUDA हो गया, CUDNN, TensorFlow, PyTorch का सपोर्ट मिलेगा, तो अच्छा खासा सपोर्ट मिल जाता है डीप लर्निंग कंप्यूटेशंस में। नाउ अगर हम GPU की बात करें तो भाई जितना ज्यादा हाई नंबर उतना ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस। अगर आपको GPUs के बीच में कंपेयर करना है देन कुछ नहीं करना है, गूगल पे जाओ, GPU बेंचमार्क कंपैरिजन डालो, आगे लैपटॉप लिख देना एंड लैपटॉप मीडिया करके आपको साइट मिल जाएगी। GPU को परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग रैंक दिया गया है। इसमें आप देखोगे कि भाई वॉट में भी कुछ नंबर लिखे हुए हैं, ये क्या है, ये TGP वैल्यू है। जितना ज्यादा जो GPU है पावर सप्लाई से पावर ले पाता है उतना ज्यादा वो बेटर परफॉर्म करता है। इसीलिए सेम मॉडल के भी GPUs हैं, उनकी TGP वैल्यू डिफरेंट है,
तो भाई वैल्यू के हिसाब से वो परफॉर्मेंस देंगी, लेकिन जितनी ज़्यादा हाई परफॉर्मेंस रहेगी उतना ज़्यादा हीट भी जनरेट करेगा लैपटॉप। इसीलिए कितने कूलिंग फैन लगे हुए हैं लैपटॉप में, वेंटिलेशन कितना अच्छा है, प्रॉपर है कि नहीं, ये भी मैटर करता है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ पे आते हैं रैम। भाई रैम जितना ज़्यादा लो उतना अच्छा। आज के टाइम में 4 GB रैम तो लेने की ज़रूरत ही नहीं है, मिनिमम 8 GB होना चाहिए। 16 GB से शुरुआत कर लो तो और बेटर। एंड मेक श्योर कि आपके लैपटॉप में रैम अपग्रेड करने का ऑप्शन बिल्कुल रहे। नाउ रैम को ऐसे समझ लो कि एक टाइम पे कितना डेटा आपका कंप्यूटर होल्ड करके रख सकता है जब प्रोसेसर अपना काम कर रहा हो। समझ लो रैम आपका एक डेस्क है, वो डेस्क अगर छोटा हो एंड बहुत सारी चीजें उस पर रखी हो तो वो गिरने लगेंगी, लेकिन अगर डेस्क बड़ा हो तो बहुत सारी चीज़ों को आप उस पर संभाल के रख सकते हो, अच्छे से काम कर सकते हो। रैम भी ऐसे ही काम करता है। रैम अगर आपका 8 GB का है, देन आप ब्राउजिंग भी कर रहे हो, आप मूवी भी देख रहे हो, आप फोटोशॉप वगैरह भी खोल लियो, तो यार एक टाइम बाद क्या होगा कि स्क्रीन फ्रीज हो जाएगी, सॉफ्टवेयर अपने आप बंद हो जाएगा, जो विंडोज के टैब्स आपने ओपन किए हैं वो बंद हो जाएंगे। लेकिन रैम आपने ज्यादा कर ली तो एक साथ आप ये सारे काम हैंडल कर सकते हो। ना दो लैपटॉप्स में अगर 8 GB की रैम लगी है तो वो रैम की स्पीड में भी डिफरेंस होगा। आपने देखा होगा कि आगे मेगाहर्ट्ज में एक वैल्यू लिखी रहती है 3200 मेगाहर्ट्ज या 2800 मेगाहर्ट्ज। भाई जितना ज्यादा हाई मेगाहर्ट्ज रहेगी उतनी ज्यादा हाई स्पीड रहेगी रैम की। ना इसमें भी स्पीड के टाइप्स है DDR4, DDR5। ऑल्दो DDR4 एंड DDR5 में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। DDR5 ले पाओगे तो अच्छा ही है, लेटेस्ट है, अदरवाइज DDR4 के साथ भी आप खुश रह सकते हो अगर बाकी स्पेसिफिकेशंस आपको ठीक मिल जा रही हैं। तो अगर आपको कोडिंग करनी है या ट्रेडिंग करनी है कर तो आप 8 GB वाले में भी कर सकते हो। ट्राई करना 16 GB वाला लैपटॉप लो। अगर आपको सीरियस गेमिंग करनी है तो फिर आप 16 GB वाले लैपटॉप से नीचे मत जाना। अगर आपको एडिटिंग करनी है 32 GB बेस्ट रहेगा, क्योंकि उसमें आप एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स भी चला पाओगे। लेकिन अगर आपको 3D मॉडलिंग वगैरह करनी है तो बेटर रहेगा कि आप 64 GB की तरफ देखो। फोर्थ नंबर है SSD। SSD में भी जनरेशंस होती हैं, Gen 3, Gen 4, Gen 5। Gen 5 आपको बहुत हाई बजट वाले लैपटॉप्स में ही मिलेगा एंड नंबर्स के हिसाब से ही उनकी परफॉर्मेंस भी होती है। SSD देखो HDD से फास्ट होता है एंड 256 SSD अगर आप लोगे तो वो बहुत जल्दी भर जाएगी। मेक श्योर कि 512 SSD आपके पास होनी चाहिए अगर आप 1 TB वाली नहीं ले पा रहे हो। एंड साथ में आपको एक्सपेंडेबल SSD का ऑप्शन भी मिले जिससे फ्यूचर में आप एक्सपैंड कर पाओ। नेक्स्ट है लैपटॉप स्क्रीन। अगर आपको पोर्टेबिलिटी के हिसाब से चाहिए पतलू छोटू सा लैपटॉप, भाई 13 इंच 14 इंच की स्क्रीन बिल्कुल सही होती है। लेकिन अगर आपको गेमिंग करनी है, अगर आपको एडिटिंग एंड क्रिएटिव काम करने हैं तो बिगर स्क्रीन बेटर रहती है। तो 15.6 इंच की मिनिमम स्क्रीन ऐसे केस में आपको देखनी चाहिए। देन आता है स्क्रीन रिफ्रेश रेट, जो मेनली गेमर्स के लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। अगर आपको 144 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट मिल जा रही है बहुत अच्छा, अदरवाइज 90 हर्ट्ज के साथ चले जाना यार, आपके बजट के अकॉर्डिंग जितना हाई उतना अच्छा। लेकिन 144 हर्ट्ज के ऊपर उतना ज्यादा डिफरेंस पता नहीं चलता है। देन बात आती है डिस्प्ले ब्राइटनेस की। आज के टाइम में आपको 300 निट्स 400 निट्स इजीली मिल जाता है। भाई 400 निट्स में भी आप आराम से अपना काम कर सकते हो। देन बात आती है शार्पनेस की, कलर डेप्थ वगैरह जो हो गया। 1080p की पैनल लेना एंड IPS डिस्प्ले ही लेना। अगर आप हाई में जाओगे तो OLED स्क्रीन भी मिल जाएगी एंड OLED पे भाई मूवीज वगैरह देखना अच्छा लगता है। लेकिन अगर आपको क्रिएटिव काम ज्यादा करने हैं, भाई एडिटिंग वगैरह हो गई, या फिर मेक श्योर कि OLED आप अवॉइड करो। बैटरी भी जल्दी जाती है एंड कुछ महीनों बाद या फिर 1 साल 2 साल बाद स्क्रीन बर्निंग इशू भी आ सकता है। उसके साथ ही अगर आप क्रिएटिव काम में हो तो कलर एक्यूरेसी एक बहुत बड़ी चीज़ है जिस पे आपको ध्यान देना चाहिए। 100% sRGB कलर गैमेट अगर लिखा रहता है इसका मतलब ये कि आपका लैपटॉप जो कलर्स प्रोड्यूस कर रहा है वो बिल्कुल करेक्ट है। और उसी चीज़ को अगर आप 100% sRGB मोबाइल पे देखोगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट कलर रिप्रेजेंटेशन रहेगा। प्रोफेशनल्स के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेक श्योर कि 100% वाला ही लो, अदरवाइज नहीं ले पा रहे हो तो 99% 95% से बिलो तो मत ही जाना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है पोर्ट्स की। लैपटॉप्स में पोर्ट्स कौन से अवेलेबल है? भाई USB 3 से ऊपर तो होना ही चाहिए, 3.2 3.1
होना ही चाहिए। एंड एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है थंडरबोल्ट 4 का पोर्ट। ये USB-C पोर्ट ऐसी है जिसके यूज से आप सिंगल पोर्ट को मल्टीपल पोर्ट्स में कन्वर्ट कर सकते हो। इवन दो डिस्प्ले मॉनिटर्स भी कनेक्ट कर सकते हो, वीडियो कैप्चर कार्ड कनेक्ट कर सकते हो, SSD वगैरह कनेक्ट कर सकते हो। एंड अगर आप एक क्रिएटर हो आपके लिए तो और ज्यादा जरूरी हो जाता है ऐसे पोर्ट। सो दैट्स इट यार। अगर आपको बजट के अकॉर्डिंग CPU GPU में कंफ्यूजन हो तो प्लीज आप ऑनलाइन कंपेयर कर लिया करो कि किसकी परफॉर्मेंस ज्यादा बेटर है, उस हिसाब से लिया करो। क्योंकि कभी कभी हमें i5 13th जन मिल रहा होता है, i7 12th जन एक ही प्राइस ब्रैकेट में मिल रहा होता है और हमें समझ नहीं आता क्या बेटर है। मैंने बेसिक सारे पॉइंट्स कवर कर दिए हैं, लेकिन अगर कुछ मिस आउट हो गया हो तो प्लीज कमेंट में जरूर बताना कि क्या मिस हो गया है एंड आप कौन सी चीजें देखते हो लैपटॉप बाय करते टाइम। इसके साथ ही मैं बता दूं कि भाई Amazon वगैरह साइट पे मैं प्राइस ट्रैकर का भी यूज करती हूँ, एक्सटेंशन क्रोम एक्सटेंशन लगा के, जिससे मुझे पता चलता रहे कि कब प्राइस फ्लक्चुएट हो रही है, प्राइस ड्रॉप हो गई। लेकिन कई बार Amazon फ्लिपकार्ट पे भी यार कुछ लैपटॉप्स होते हैं जो लिस्टेड नहीं होते हैं एंड हमें ऑफलाइन जाके बाय करना पड़ता है या फिर उस पर्टिकुलर ब्रांड के साइट पे जाके बाय करना पड़ता है। पहले इस वीडियो में इतना ही। मैं हूँ सृष्टि, आप देख रहे हो टेकीला टी, जहाँ आपको मिलते हैं अनबाइस्ड रिव्यूज एंड इंटरेस्टिंग टेक एक्सप्लेनर्स। एंड ये वीडियो भाई बनाने में इतनी मेहनत लगी है तो प्लीज भाई 1000 लाइक्स तो करवा ही देना इस वीडियो पे। मिलते हैं ऐसे ही तगड़े नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।